नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मॉक टेस्ट नंबर 16। इससे पहले 15 मॉक टेस्ट कंप्लीटली सॉल्व्ड हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट 15 जो हो चुके हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट नंबर 16 को सॉल्व कीजिए। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फॉर आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की। तो जो बच्चे आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर देने वाले हैं, ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको विद टाइमर रीजनिंग के क्वेश्चंस दूंगा। पहले आप उसको टाइमली सॉल्व करेंगे, यदि सॉल्व नहीं होता है तो फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और ये देखिएगा आप कि उसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए मैं आपको टाइमर ऑन करके दे देता हूं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपको समय मिलता है वो मिलता है 20 सेकेंड्स का। आपका समय शुरू होता है। समय होता है समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट में डी को आर से मिलाना है, तो चलिए जरा डी को आर से मिलाते हैं। डी को यहां लिखिए और आर को यहां लिखिए। ठीक है, जिनको मिलाना है उनको लिख लीजिए कॉर्नर पे। अब यहां पे मिलाने वाला फैक्टर कौन है, आप देखिए जरा। डी यहां पे है, आर यहां पे है, इनको मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में है टी। तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं सेंटर में। ठीक है, अब आगे आप देखिएगा, कॉमन को मैंने लिखा सेंटर में। सबसे पहले डी का रिलेशन टी के साथ में क्या है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो ये लीजिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब आप देखो यहां पे टी का रिलेशन आर के साथ में क्या बनना चाहिए, आइए जरा चेक करते हैं। टी का रिलेशन आर के साथ, देखो टी का रिलेशन आर के साथ में क्या बनेगा कि ओपन साइड है आर की तरफ और इक्वल से भी ओपन साइड किधर होगी, आर की तरफ। तो अल्टीमेटली, और यहाँ इक्वल देखिए यहां भी है तो इक्वल यहां भी आएगा। कुल मिला के डी एंड आर के बीच में मुझे अपोजिट साइन दिखाई देते हैं। दैट इज वाई यहां कंक्लूजन में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत है, डी और आर में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। तो पहला कंक्लूजन आपका हो गया बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की कि सेकंड कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। सेकंड में दोस्तों बी का रिलेशन टी के साथ पूछा जा रहा है, तो आइए जरा बी का रिलेशन टी के साथ चेक करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंक्लूजन में बी के साथ बराबर का साइन लगा रखा है। अब आप एक बार स्टेटमेंट पे जाइए और ये चेक करो क्या बी इक्वल का साइन फॉरवर्ड कर रहा है क्या। नहीं दोस्तों, बी इक्वल का साइन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है और कंक्लूजन में बी के साथ इक्वल लगा रखा है। तो क्या ये कंक्लूजन कभी सही हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, ये कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता। तो दोनों आपके रॉन्ग हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं y को r से मिलाना है, तो y को r से ऐसे मिलाएंगे। मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में है o। तो y का रिलेशन सबसे पहले o के साथ चेक कीजिए। तो y का रिलेशन o के साथ में क्या बनेगा कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू o। फिर o का रिलेशन r के साथ चेक करें कि o का रिलेशन r के साथ क्या बनेगा। भाई o का रिलेशन r के साथ चाहिए ना, तो यहां रिलेशन है o इज ग्रेटर देन r, तो o इज ग्रेटर देन r। अल्टीमेटली आप यहां चेक कीजिए, ओपन साइड है y की तरफ, यहां भी ओपन साइड है y की तरफ, तो कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड y की तरफ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहां भी ओपन साइड y की तरफ है,
तो ये कंक्लूजन आपका सही है। यदि ओपन साइड y की तरफ नहीं होती तो ये कंक्लूजन गलत होता। अब बात करेंगे सेकंड की, E का रिलेशन C के साथ। तो E को यहां लिखिएगा और C को यहां लिखिए और मिलाने वाला कॉमन फैक्टर उसको लिखो आप सेंटर। E का रिलेशन O के साथ, पहले E का रिलेशन O के साथ में चेक करो क्या है, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, तो ये लीजिए O इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। फिर आप चेक करो O का रिलेशन C के साथ, तो क्या रिलेशन है, O इज ग्रेटर देन C, तो ये लीजिए O इज ग्रेटर देन C। अल्टीमेटली E एंड C के बीच में मुझे नजर आ गए अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं y का रिलेशन E के साथ पूछा जा रहा है, तो y को यहां लिखो, E को यहां लिखो। मिलाने वाला कॉमन फैक्टर O है, तो O को लिखिए सेंटर में। y का रिलेशन O के साथ में है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, और O का रिलेशन E के साथ में है कि O इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। तो ये लीजिए, फाइनली आप चेक कर सकते हैं कि y और E के बीच में जो रिलेशन बनना चाहिए वो बनेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, क्योंकि देखिए ओपन साइड y की तरफ है, ओपन साइड y की तरफ है, तो फाइनली कंक्लूजन के अंदर भी ओपन साइड y की तरफ चाहिए। इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो देखो इक्वल यहां भी है। अल्टीमेटली y और E के बीच में दोस्तों मैक्सिमम कितने रिलेशन बनते हैं, मैक्सिमम दो रिलेशन बनते हैं, और दोनों रिलेशन यहां अलग अलग कंक्लूजन में दिखाई देते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पर तो दोनों गलत हैं, लेकिन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो यहां दोस्तों आंसर बनेगा आइदर और, यानी या तो का आंसर बनेगा। क्यों बनेगा आप एक बार समझ लीजिए। देखो जरा, y और E के बीच में मैक्सिमम दो रिलेशन, एक तो y बड़ा है और एक y बराबर है E से। अब ये दोनों रिलेशन अलग अलग यदि बेसिस पर देखें, इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो गलत है, क्योंकि फर्स्ट आपसे कहता है कि y E के सिर्फ बराबर है, जबकि y E से बड़ा भी होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग। देखिए y E से बड़ा भी होना चाहिए था, तो इंडिविजुअल बेसिस पे पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। लेकिन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये वाली बात साबित होती है दोस्तों। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर और का बनेगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम दो रिलेशन और दोनों यहां नजर आते हैं, तो यहां आइदर और का रिलेशन बनना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जरा आप देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। m को p से मिलाना है, तो ये लीजिए m को p से मिला देंगे। मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में बताइए जरा क्या है, r दोनों में कॉमन है, तो उसको लिखो पीछे। तो m का रिलेशन r के साथ में क्या दिया गया है कि m इज लेस देन r, और r का रिलेशन p के साथ में है कि p इज ग्रेटर देन r। तो ये लीजिए, तो फाइनली आप चेक कर सकते हैं कि ओपन साइड p की तरफ, ओपन साइड p की तरफ, तो फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड p की तरफ है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो ये लीजिए दोस्तों, कंक्लूजन में भी ओपन साइड p की तरफ है तो करेक्ट हुआ। अब चलते हैं दूसरे वाले कंक्लूजन पे। सेकंड वाले कंक्लूजन को दोस्तों मैं देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा हूं। आप कहोगे सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहां m के साथ इक्वल का साइन लगा रखा है। अब ये कंक्लूजन तभी सही होगा जब m के साथ इक्वल का साइन स्टेटमेंट्स में भी लगा होगा। आइए जरा आप यहां चेक कीजिए और बताइए क्या m के साथ इक्वल का साइन लगा है, नहीं लगा। तो बताइए जरा क्या सेकंड कंक्लूजन का भी सही होगा, नहीं होगा। तो ये लीजिए सेकंड आपका गलत है, ओनली फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी का रिलेशन एच के साथ। तो सी का रिलेशन एच के साथ हम जब चेक करेंगे तो बीच में हमें अपोजिट साइन दिखाई देंगे, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। बात करते हैं सेकंड की, एम का रिलेशन आर के साथ। आइए जरा यहां देखिए, ओपन साइड है एम की तरफ, ओपन साइड एम की तरफ, ओपन साइड एम की तरफ, ओपन साइड एम की तरफ। तो फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड एम की तरफ है तो सही है, नहीं है तो गलत है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां भी ओपन साइड एम की तरफ ही है तो बिल्कुल सही है। आप ये कहेंगे, कुछ बच्चे जैसे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि सर इक्वल भी तो नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात कही बच्चों आपने कि इक्वल यहां है, इक्वल यहां है, बट इक्वल यहां पे नहीं था, यहां पे नहीं था। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि इक्वल यदि एक जगह पर भी ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर इक्वल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, इक्वल हमें नहीं चाहिए। कंक्लूजन यदि आप इक्वल लगा देता है तो वो गलत हो जाएगा, और इक्वल नहीं लगाता है तो सही हो जाएगा। आप देखिए जरा, इसने इक्वल नहीं लगाया था और हमें भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको सही किया। तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, ऑल स्टोन्स आर रॉक्स, तो ऑल स्टोन आर रॉक्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, सम रॉक्स आर ब्रिक्स, तो सम रॉक्स आर ब्रिक्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सम ब्रिक्स आर सीमेंट, तो सम ब्रिक्स आर सीमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये डायग्राम की कहानी तो होती है कंप्लीट। सम सीमेंट्स आर रॉक, अब ये दोस्तों आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बार के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैंने ये ऐसे कैसे कहा कि श्योरिटी का कंक्लूजन है। बच्चों एक बार इस कंक्लूजन को पढ़ने की कोशिश करें आप। कुछ सीमेंट रॉक है यानी वो होने चाहिए, वो 100% श्योरिटी के अंदर ही पूछ रहा है। तो कुछ सीमेंट का पोर्शन रॉक के अंदर यदि डायग्राम में आपको दिखाई देता है तो ये कंक्लूजन दोस्तों सही है, नहीं दिखाई देता है तो ये कंक्लूजन गलत है। तो देखिएगा, सीमेंट यहां पे है, रॉक यहां पे है, सीमेंट और रॉक में कोई भी कनेक्शन डायग्राम के अंदर नजर नहीं आता। अब नजर नहीं आता है तो गलत कर देते हैं, यदि नजर आता तो सही कर देते। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पे, सम ब्रिक्स आर स्टोन, कुछ ब्रिक्स स्टोन हैं। अब यदि वो हैं, इसका मतलब वो श्योरिटी में पूछ रहा है। अब श्योरिटी में पूछा है दोस्तों, तो डायग्राम के अंदर ये बात दिखनी चाहिए, यानी ब्रिक्स का कुछ पोर्शन स्टोन के अंदर होना चाहिए। दोस्तों ब्रिक्स यहां पे हैं, स्टोन यहां पे है, ब्रिक्स का कुछ पोर्शन स्टोन के अंदर नहीं है। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, इसलिए सेकंड भी आपका हो जाएगा गलत। यदि दिखाई देता तो सही कर देते। सम स्टोन्स आर सीमेंट, कुछ स्टोन सीमेंट है, ये भी आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखता है क्या, यानी कुछ स्टोन सीमेंट के अंदर यदि दिखते हैं डायग्राम में तो सही है ये कंक्लूजन, नहीं दिखते हैं तो गलत है। देखिए स्टोन और सीमेंट में कुछ भी कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। अब यहां पे श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। तीनों कंक्लूजन आपके गलत हैं, तो इसमें एक भी आपका फॉलो नहीं करेगा तो हमारे पास सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि फर्स्ट ए बी सी डी में तो कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग एक भी फॉलो नहीं करेगा, तो नन ऑफ दीज इसका सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, और इसके लिए टाइमर आपके पास 30 सेकेंड ऑन। चलिएगा दोस्तों, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। 1 सेकेंड।
देखिएगा, ऑल फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, तो ऑल फ्लैट्स आर बिल्डिंग डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलो, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये बिल्डिंग है और ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलो है, तो इसको हम कर देते हैं BUNG, बंगलो, ठीक है। ऑल बंगलो और अपार्टमेंट्स, जितने भी बंगलो हैं वो सभी अपार्टमेंट्स हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जितने भी बंगलो हैं वो सभी अपार्टमेंट हैं। दोस्तों ऐसे जब आपके पास स्टेटमेंट्स होते हैं ना जिसमें ऑल ऑल के केसेस आ जाए, देखो जरा यहाँ पे ऑल ऑल के केसेस हैं और बिल्डिंग यहाँ लास्ट में है, यहाँ स्टार्टिंग में है, ठीक है, और यहाँ बंगलो लास्ट में है, यहाँ स्टार्टिंग में है, कुल मिला के आपके ये चीज कॉमन दिखनी चाहिए इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं वो सभी सही होते हैं। तो देखिएगा ये सम है, ये सम की बात कर रहा है और पॉजिटिव भी है, सही है। थर्ड वाला भी सम का कंक्लूजन है, पॉजिटिव है, तो ये भी सही है, ठीक है। वापस सुन लीजिए, यदि स्टेटमेंट के अंदर ऑल के केसेस दिए हैं और यहां पे देखो इस तरीके से कॉमन दिखाई देता है, जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग, बंगलो बंगलो, तो कॉमन दिखाई देता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सम वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं वो सभी करेक्ट होते हैं। तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं दोस्तों, ऑल फ्लैट्स आर बंगलो, सभी फ्लैट्स बंगलो के अंदर दिखने चाहिए क्योंकि श्योरिटी में पूछा है। अब सभी फ्लैट क्या बंगलो के अंदर नजर आते हैं? यस दोस्तों, सभी फ्लैट बंगलो के अंदर दिखाई देते हैं। तो तीनों आपके फॉलो करेंगे तो ऑल फॉलो होगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं ऑल फ्लैट्स आर बिल्डिंग। अब सुनना जरा, ये वही आपका डायग्राम बनेगा है ना, पिछले में जो बना था, ऑल फ्लैट आर बिल्डिंग ये इस तरीके से हो जाएगा, ऑल बिल्डिंग आर बंगलो ये इस तरीके से हो जाएगा, ऑल बंगलो और अपार्टमेंट ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो फ्लैट के अंदर यदि दिखाई देते हैं तो कंक्लूजन सही है, नहीं दिखाई देते हैं तो गलत है। आप बताइए जितने भी अपार्टमेंट्स हैं क्या वो फ्लैट के अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं देते हैं। तो यहां पे श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो गलत है। ऑल फ्लैट आर बंगलो, अब जितने भी फ्लैट हैं वो बंगलो के अंदर दिखाई देते हैं तो ये कंक्लूजन सही है, नहीं दिखाई देते हैं तो कंक्लूजन गलत है। अब देखो जरा, फ्लैट यहाँ पे हैं, बंगलो यहाँ पे हैं, यस जितने भी फ्लैट हैं वो बंगलो के अंदर नजर आते हैं, नजर आते हैं, तो यस यहां भी आपसे श्योरिटी में ही पूछा गया था, डायग्राम में भी दिखाई देता है तो फिर सही है। ऑल बंगलोज आर फ्लैट, जितने भी बंगलो हैं वो फ्लैट के अंदर दिखने चाहिए, यदि दिखाई देते हैं तो कंक्लूजन सही है, नहीं देते हैं तो गलत है। देखिए जरा, सभी बंगलो फ्लैट के अंदर नजर आ रहे हैं, नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों, श्योरिटी का कंक्लूजन था बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आया, तो ये आपका होता है गलत। ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ओनली सेकंड का कहीं हमें ऑप्शन दिया है नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई इसका सबसे बेस्ट आंसर है। नन ऑफ दीज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा अब देखते हैं सोल्यूशन। सम स्पेक्टिकल्स आर लेंसेज, तो ये लीजिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। सम लेंसेज आर फ्रेम्स, तो ये लीजिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल फ्रेम्स आर मेटल, जितने भी फ्रेम्स हैं वो सभी मेटल होने चाहिए, तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो तीनों कंक्लूजन में कहीं पर भी पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दिया गया, इट मींस तीनों कंक्लूजन श्योरिटी के। तो फिर हमें ये चेक करना है क्या सारी चीजें जो पूछी गई हैं वो डायग्राम में दिख रही हैं, दिखाई देती हैं तो कंक्लूजन सही है, नहीं दिखाई देती हैं तो गलत है।
सम लेंसेज आर मेटल्स, कुछ लेंस मेटल के अंदर हैं क्या? कुछ लेंस मेटल के अंदर यस नजर आते हैं। कहां नजर आते हैं? आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों लेंस यहां पे इस तरीके से आ रहे हैं और मेटल आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। लेंस और मेटल का सम पोर्शन आपस में क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। ये बात हमें डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है और यहां भी श्योरिटी में पूछा है तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सम मेटल्स आर स्पेक्टिकल्स, यानी कुछ मेटल्स स्पेक्टिकल्स के अंदर दिखने चाहिए। आप देखिए मेटल्स कुछ मेटल्स स्पेक्टिकल्स के अंदर नजर नहीं आते हैं। श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ठीक है गलत कर देते हैं। सम फ्रेम्स आर स्पेक्टिकल्स, यानी कुछ फ्रेम स्पेक्टिकल्स के अंदर दिखने चाहिए। दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। केवल फर्स्ट वाला कंक्लूजन ही ऐसा है जो स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं ओनली अ फ्यू चेयर्स आर टेबल्स, तो क्या बोलेंगे इसको? सम चेयर्स आर टेबल्स एंड सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स। ओनली अ फ्यू का मतलब आपको अच्छे से पता है, तो सम चेयर्स आर टेबल इस तरीके से बनेगा, सम चेयर्स आर नॉट टेबल ये इस तरीके से बनेगा। आगे बढ़ो, सम टेबल्स आर ड्रॉर्स, तो ये लीजिए सम टेबल्स आर ड्रॉर्स, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऑल ड्रॉर्स आर सेल्स, जितने भी ड्रॉर्स हैं वो क्या हैं? सेल्स हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब तीनों कंक्लूजन आपसे श्योरिटी में पूछ रहे हैं। अब श्योरिटी में पूछ रहे हैं तो डायग्राम के अंदर ये बातें नजर आनी चाहिए। सम सेल्स आर टेबल्स, कुछ सेल टेबल के अंदर हैं क्या? आप देख सकते हैं कि यहां पे टेबल हैं और यहां पे सेल्स हैं। कुछ टेबल ऐसी हैं जो सेल्स को टच करती हैं। श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही। सम ड्रॉर्स आर चेयर्स, कुछ ड्रॉर्स चेयर्स के अंदर दिखने चाहिए। आप देखिए जरा, ड्रॉर्स यहां पे हैं, चेयर्स यहां पे हैं, कुछ ड्रॉर्स चेयर्स के अंदर नजर नहीं आते। श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो गलत है। सेकंड सॉरी थर्ड को देखिएगा, सम सेल्स आर ड्रॉर्स, कुछ सेल्स ड्रॉर्स हैं, तो कुछ सेल्स ड्रॉर्स के अंदर दिखनी चाहिए। दोस्तों देखिए जरा, ऑल ड्रॉर्स आर सेल्स का रिलेशन हमें दिया गया। जब ऑल का रिलेशन है तो उसमें बाहर से अंदर आने पर सम का पोर्शन सही होता है, यानी यहां पे सम की बात कर रहा है तो ये आपका सही होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, और इसके लिए मैं टाइमर यहां पे चलो यहां लगाता हूं और आपका समय शुरू होता है 30 सेकंड। चलिए समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, आपसे कहता है इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ये जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं ये वाले नंबर, इनमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर की पहली डिजिट, तो देखिए जरा दोस्तों, यहां पहला लार्जेस्ट नंबर 964 है और दूसरा लार्जेस्ट नंबर आपके पास 582 है, और इसकी हमें चाहिए सेकंड डिजिट। तो इसकी सेकंड डिजिट बताइए क्या है? इसकी सेकंड डिजिट है 8। आगे बढ़ो, इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस थर्ड लोवेस्ट नंबर। इस 8 को हमें डिवाइड करना है, और कितने से करना है? थर्ड लोवेस्ट नंबर, जो भी आपका तीसरा सबसे छोटा नंबर होगा उसकी पहली डिजिट से। तो देखिए पहला सबसे छोटा ये है, दूसरा ये है और तीसरा सबसे छोटा ये है। इसकी पहली डिजिट दोस्तों क्या है? 4 है। तो इसको 4 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 8 में 4 से डिवाइड करने पे 2 आता है, तो 2 हमारे पास कहीं नहीं है। आई थिंक ये यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा लग गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। फिर भी मैं एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ के चेक कर लेता हूँ।
यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 582, इसका अच्छा एक सेकंड रुकिए कि पहले अंक, और यहां पे क्या बोल रहा है सेकंड लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट डिजिट, अच्छा सॉरी यहां पे मिस्टेक हुई है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। इसने यहां पे जो आपका सेकंड लोवेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, उसकी फर्स्ट डिजिट पूछी थी, तो उसकी फर्स्ट डिजिट आपकी 5 है, तो 5/4 होगा। 5/4 होने पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो ठीक है, इसमें मिस्टेक हुई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर कीजिए। आइए जरा अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यह आपसे कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में एक घटाया जाता है, यानी आपका जो प्रत्येक नंबर दिख रहे हैं उसके लास्ट वाली डिजिट में 1 माइनस करना है, तो इस तरह बनी कितनी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यानी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको यदि नहीं पता है तो सुन लीजिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यह कहता है कि जो आपके पास नंबर दिया गया है उस नंबर की सभी डिजिट का टोटल यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। वापिस सुनिएगा, जैसे 582 एक नंबर है, अब इसमें 5 8 2 3 डिजिट यूज की गई है, तो 5 + 8 + 2 यदि इसका टोटल 3 से डिवाइड हो जाता है तो 582 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को चेक करना है। तो आइए जरा यहाँ पे 5 + 8 करेंगे 13, 13 + 2 करेंगे 15। अब इसने ये भी बोला है कि 1 माइनस भी करना है, तो 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। और आप मुझे बताइए क्या 14 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये नंबर भी आपका 582 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 6 4 10 और 7 17, 17 में -1 करेंगे तो 16, क्या 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 6 4 6 10 9 19, 19 -1 करेंगे तो 18, क्या 18 3 से डिवाइड होता है, यस दोस्तों। तो 964 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी -1 कर देंगे 963 बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 6 14 और 3 17, 17 -1 करेंगे 16, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी नहीं होगा। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 -1 करेंगे तो ये आएगा 14, और 14 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ही सारे ऑपरेशन करने के बाद हमें एक नंबर ही ऐसा मिला है जो 3 से डिवाइड होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कीजिए। चलिएगा अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपसे कहता है कि इफ ऑल द नंबर्स आर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर्स, यानी आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको नंबरों के भीतर ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। अब यदि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो ये क्या बनेगा 852, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने पे बनेगा 764, और इसको डिसेंडिंग, ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, इसको यदि सेट करेंगे तो 863, और इसको सेट करने पर 852। अब आगे आपसे क्या कहता है, तो आगे आपसे कहता है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विच इज द सेकंड लार्जेस्ट। अब इस तरीके से जो आपके पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी सेकंड एंड थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर आपके पास ये है, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 863, और इसकी सेकंड डिजिट तो है 6 और इसकी थर्ड डिजिट है 3, इनका मल्टीप्लाई करने पे आता है 18, तो 18 हमारा सही आंसर हुआ, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला सवाल आपके सामने। समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, यदि प्रत्येक संख्या के विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में एक अंक दो बार आएगा। यानी आपसे कह रहा है कि जितने भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इफ वन इज एडेड टू द ऑड डिजिट, ये नंबर की नहीं कह रहा है, ऑड डिजिट की कह रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर दोस्तों अलग चीज है, डिजिट अलग है। यदि मैं कह रहा हूं 582 तो ये आपका एक नंबर कहलाएगा, लेकिन यदि मैं कहता हूं कि 582 में 5 एक डिजिट है, 8 इसमें डिजिट है, 2 इसमें डिजिट है, तो डिजिट अलग चीज है, नंबर अलग चीज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों का मतलब एक नहीं होता है। तो सुनिए जरा इसने क्या बोला है। इसने आपसे कहा है कि इफ वन इज एडेड टू द ऑड डिजिट, ऑड डिजिट में हमें वन ऐड करना है। जैसे यहां देखो 582 है, तो यहां ऑड डिजिट 5 है, तो इसमें वन ऐड करोगे तो बनेगा 4, और जो इवन डिजिट है उसमें कुछ भी नहीं करना, तो ये हो गया 482। अब यहां देखो 4 6, अब ये 7 के अंदर वन ऐड करेंगे तो बनेगा 8। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए 9 में यदि वन ऐड करेंगे, क्योंकि 9 एक ऑड डिजिट है, तो 10 बनेगा 6 4। 3 में वन ऐड करेंगे 4 8 6, और 2 और 5 में वन ऐड करेंगे तो बनेगा 6 8। अब ये आपसे कहता है देन इन हाउ मेनी नंबर्स विल वन डिजिट कम ट्वाइस, यानी तो कितने संख्याओं में एक अंक दो बार आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 482 में क्या आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो दो बार आ रहा हो? भाई 4 एक बार है, 8 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 4 6 8 में भी सब एक एक बार आ रहे हैं, इसमें भी सब एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो ऐसा हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0। ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी 0 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अब देखिएगा, आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी संख्या के दूसरे, और देखो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा, तो सबसे बड़ी संख्या है 964 और इसकी सेकंड डिजिट है 6, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 258 और इसका तीसरा डिजिट है 8 के अंकों का योग कितना होगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? एडिशन पूछ रहा है, तो इसका एडिशन कितना आएगा? 14। 14 का मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये लीजिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देता हूं, 50 सेकंड दे देता है। अब कीजिए। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, इसके लिए स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा।
चलिए अब करते हैं स्टार्ट। देखिएगा इसने क्या बोला आपसे, डी इज 3 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ बी। तो यहां पे लेट अस अज्यूम कि बी पॉइंट है इस जगह पर। मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं। बी पॉइंट के साउथ में यहां पे आएगा डी और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। आगे चलो, जी इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। जी है ना, सी के साउथ में है, तो सी के साउथ में जी है और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। आगे बढ़ो, ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एफ। एफ के नॉर्थ में, एफ के नॉर्थ में है ए और डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, ई इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी। ई है ना, ए और डी के ठीक बीच में है, यहां लिख लेते हैं ई आपके ए और डी के ठीक बीच में है। आगे चलो, ए इज 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी। ए है ना, डी के वेस्ट में 7 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी और यहां भी 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। अब देख सकते हैं कि डी के वेस्ट साइड में ए है और डिस्टेंस भी कितनी है, 7 किलोमीटर की है, क्योंकि ई इनके ठीक बीच में था, ऐसा इसने बोला था हमसे। आगे लास्ट क्या कह रहा है, बी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। सी के ईस्ट में, सी के ईस्ट में 4 किलोमीटर पे बी आएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डी के साथ ई और ए का कनेक्शन है, तो यहां पे डी के साथ यहां लिख देते हैं ई को और इधर की साइड लिख देते हैं ए को। डिस्टेंस यहां कितनी होगी 3.5 की और यहां भी कितनी होगी 3.5। तो मैंने इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया है, चलो इसको हटा देते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन ये वाली है, इसको यूज करते हैं। एफ के नॉर्थ में 2 किलोमीटर, एफ के नॉर्थ में 2 किलोमीटर, यहां से यदि हम एफ पॉइंट को माने तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाएगा ए पॉइंट। तो चलिए इसका भी यूज हो गया है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सुनना जरा। सी के साउथ में जी है 5 किलोमीटर पे। अब उससे पहले एक लास्ट वाली इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दी थी कि बी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। ये बी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ये सी के ईस्ट में 4 किलोमीटर पे है, यानी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ गया कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट। और सी के साउथ में 5 किलोमीटर पे आता है जी। तो बताइएगा दोस्तों, यहां तक, इस जगह तक यदि मैं देखूं तो इस जगह तक तो यदि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 होगा। हमें तो टोटल 5 चलाना है, यानी हमें 2 किलोमीटर और चलाना चाहिए। तो कुल मिला के एफ और जी आपके स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 3 और 2 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी और इसका भी यूज हमने कर लिया है। तो डायग्राम दोस्तों यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब आपसे क्या कहता है कि ई बी से किस दिशा की ओर है, विच डायरेक्शन इज ई फ्रॉम बी, यानी आपको बी से खड़े होकर देखना है कि ई पॉइंट कहां पे है। दोस्तों देखिएगा कि बी हमारा इस जगह पर है, बी यदि हमारा इस जगह पर है तो यहां से हमें, वन सेकेंड, यहां से हमें ये चेक करना है कि ई की डायरेक्शन क्या है। तो देखिएगा ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है साउथ, तो आप यही कहेंगे कि डायरेक्शन कौन सी है, बी से ई पॉइंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट का मतलब ऑप्शन सी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का ही अगला सवाल भी है। ई से ए की, ए कितनी दूर है और किस दिशा में है। ई पॉइंट से देखना है कि ए कितनी दूर है और डायरेक्शन क्या है। तो देखिए ई पॉइंट कहां है हमारा, ई पॉइंट है दोस्तों इस जगह पर। ई से यदि ए को देखें तो ये डिस्टेंस तो हो गई 3.5 मीटर की और डायरेक्शन हो गई इसकी वेस्ट। भाई ई के वेस्ट साइड में ए है और डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ई फ्रॉम ए। तो चलिए एक बार वापस चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, तो नन ऑफ दीज इसका एकदम करेक्ट आंसर हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अब इसका आंसर एक बार आप चेक करें। मैं टाइमर ऑन करता हूं। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भाई देखो मैंने 16, 18 और 15, अब बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2,
ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की प्लेस वैल्यू 20 और आई की प्लेस वैल्यू 9, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 15 और एन की प्लेस वैल्यू 40। तो ये बन गया आपके पास एक पेयर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और देखते हैं कौन सा पेयर बनता है। 16 से स्टार्ट करें तो 17, 18, 19, 20 नहीं बनेगा। 18 से स्टार्ट करते हैं तो 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा। अब 15 से स्टार्ट करो, 15 से देखो 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा। 2 से भी नहीं बनेगा, ठीक है, 1 से तो बन ही नहीं सकता। अब 20 से देखिए, 20 से भी नहीं बनेगा, 9 से 14, 15 नहीं बनेगा। अब आपको यही काम दोस्तों इस ऑर्डर में भी करना है, रिवर्स ऑर्डर। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा। फिर जब 14 से नहीं बना तो 15 से कैसे बन जाएगा, यहां से भी नहीं बनेगा। 9 से देखिए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 20 से स्टार्ट करो, 20 से भी नहीं बनेगा। 1 से स्टार्ट कीजिए, नहीं बन रहा है। 2 से स्टार्ट करोगे, नहीं बनेगा। 15 से भी नहीं, 18 से भी नहीं और 16 से भी। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 पेयर बनते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिए। चलिए, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर। इसने आपसे क्या कहा है, देखिएगा। हु इज टॉलर अमंग पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी के बीच सबसे लंबा कौन है। आपसे कहता है कि एस क्यू से छोटा है, तो एस क्यू से छोटा है, ये इस तरीके से बनेगा। पी केवल टी से छोटा है, यानी यदि इनकी हम नंबरिंग करें तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पर्सन हैं। और इसने बोला है कि पी केवल टी से छोटा है। पी छोटा तो है, लेकिन दोस्तों ओनली फॉर टी से छोटा है। इसका मतलब टी आपका नंबर 1 पोजीशन पे होगा और पी नंबर 2 पे होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगी। अब आप देख सकते हैं कि पी ओनली फॉर टी से ही छोटा है। तो यहां पे हम इस बात को डिटरमाइन कर सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा टी है। यानी फर्स्ट वाले डेटा से हमारा आंसर आ रहा है। अब बात करेंगे सेकंड। सेकंड में आपसे क्या बोला है कि Q इज टॉलर देन ओनली S। यदि हम इनकी मार्किंग करें तो इसने बोला है कि Q केवल S से ही टॉलर है। यदि Q केवल S से ही टॉलर है तो Q नंबर 4 पे होना चाहिए, S नंबर 5 पे होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं Q ओनली फॉर S से ही लंबा है और किसी से लंबा नहीं है। तो ओनली वर्ड की वजह से यहां पे Q और S नीचे सेट होंगी। T इज टॉलर देन P एंड R। जो T है ना वो P और R से लंबा है, तो P और R आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, नंबर 2 पे, 3 पे या एक साथ भी आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली बताइए जरा, सबसे लंबा कौन आ रहा है, T आ रहा है। तो हमारे सेकंड वाले डेटा से भी आंसर आ रहा है। हमारा दोनों डेटा से आंसर आता है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि हमें दोनों डेटा को मिलाना पड़ता तो आंसर ऑप्शन ई होता कि बोथ डेटा 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे हमारा डेटा 1 से भी आंसर आता है, डेटा 2 से भी आता है, तो यहाँ आइदर और का आंसर दिया जाएगा, बोथ वाला आंसर नहीं दिया जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये। समय हुआ समाप्त। इसने फेस का कोड पूछा है। तो देखिए फेस आपके पास यहां पे है, फेस को एक बार हाईलाइट करो कहां कहां पे है, और फेस यहां पर भी है। तो अब आप देखो डेटा 1 के अंदर ध्यान से देखिएगा कि नो वन विद फेस, एक लाइन तो मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये भी है। तो यहां पे देखो नो भी है, नो यहां पर भी है, वन यहां भी है, वन यहां भी है, फेस यहां भी है, फेस यहां भी है। तो बताइए जरा, क्या कभी आप फेस का कोड डिटरमाइन कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों डेटा 1 इंडिविजुअल बेसिस पर आपका इनसफिशिएंट है, प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा है।
सेकंड वो देखेगा यहां देखो फेस दिया है, लेकिन फेस यहां नीचे नहीं दिया। अब आप देखो ऑफ नो लाइट, तो नो यहां भी है लेकिन लाइट नहीं है, तो अल्टीमेटली सेकंड डेटा भी आपका इनसफिशिएंट हुआ। अब हमें क्या करना है कि यहां पे दोनों डेटा को मिलाने की कोशिश करनी है। दोस्तों देखिएगा नो यहां है, नो यहां भी है, नो यहां भी है और नो यहां भी है, तो अल्टीमेटली नो तो हो जाएगा आपका कैंसिल। तो नो आपका सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो नो आप सीधे सीधे नो को तो आप हर जगह से काट दो। ये तो आपका सीधा सीधा हर किसी के अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोड भी कॉमन होगा। चलो अब बात करते हैं दूसरे की। वन को देखिए, वन यहां है, वन यहां है, लेकिन और एक वन यहां भी है, तो अल्टीमेटली वन भी आपका क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास नो वन दोनों क्रॉस हो गए। अब बताइए जरा, फर्स्ट डेटा में देखना फेस का कोड आपके पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। भाई नो वन के कोड तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा किसका कोड, फेस का कोड बचेगा। अब दोस्तों जब मैंने दोनों डेटा को मिलाया तब जाकर के मेरा आंसर आ पा रहा है, तो दोनों डेटा को मिलाने पर आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। बोथ डेटा वन एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन ई इसका एकदम सही जवाब है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46। समय हुआ समाप्त। अब देखिए, दीपिका शारदा से कहती है, दीपिका कहती है शारदा से, तुम्हारी माता, तो देखिएगा ये दीपिका को यहां अज्यूम करते हैं, शारदा को यहां करते हैं। दीपिका शारदा से कहती है कि तुम्हारी जो मदर है, यानी कि ये इसके लिए कहती है तुम्हारी माता के पिता, यानी इसके भी फादर, ठीक है, के पुत्र, अब इसका बेटा यानी कि यहां पे के पुत्र मेरी बहन के पति है। ये है ना, किसकी बहन का पति है, दीपिका की कोई सिस्टर है, उसका हस्बैंड है। तो ये दीपिका यहां से हटके अब दीपिका आ चुकी है इस जगह पर। अब आपसे कहता है दीपिका किस प्रकार शारदा से रिलेटेड है, यानी दीपिका का रिलेशन बताना है शारदा से। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये चेक करो, क्या दीपिका के ऊपर प्लस या माइनस यानी मेल या फीमेल वाला कोई भी साइन प्रेजेंट है, नहीं है। यदि दीपिका के ऊपर कोई साइन प्रेजेंट नहीं है तो दीपिका का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। अब दीपिका मेल है या फीमेल है, इस चीज को लेकर के हमें हो गया है कंफ्यूजन। अब यदि कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है दोस्तों, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दीपिका का जेंडर डिसाइड नहीं है। आप ऐसा मत करना दोस्तों कि दीपिका तो लड़कियों का नाम होता है, जी नहीं, दीपिका लड़कों का भी नाम हो सकता है। हम किसी के नेम से कभी भी किसी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी छुप छुप की, उस मूवी के अंदर दोस्तों राजपाल यादव उर्फ पांड्या ने शीतल नाम सुनकर के ये समझा कि वो एक लड़की होगी और वो उस अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जब वो सामने देखता है तो 7 फुट का एक आदमी आ रहा होता है। तो अल्टीमेटली राजपाल यादव उर्फ पांड्या ने समझा कि शीतल कोई लड़की ही होगी, क्योंकि उसकी रीजनिंग कमजोर थी। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हो और मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपकी रीजनिंग कमजोर नहीं हो सकती। दीपिका नाम सुन के कभी भी उसको लड़की मत समझ लेना, लड़का भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और समय शुरू होता है। चलिए अब देखिएगा, डी इज सन, हु इज सन, डी इज सन ऑफ ए का, यानी ए का सन कौन है दोस्तों, ए का सन है डी। तो ए का सन है डी, तो ए ऊपर और डी नीचे।
और सन है, कौन सन है, डी सन है, तो डी के ऊपर प्लस यानी मेल वाला साइन। सी इज मदर ऑफ पी, सी इज मदर, तो सी मदर है दोस्तों, तो सी ऊपर और पी नीचे, ठीक है, क्योंकि सी मदर है तो मदर तो ऊपर ही होंगी ना। एंड वाइफ ऑफ डी, जो सी है वो बी की तो मदर है और डी की वाइफ है, तो ये लीजिए ये कौन है, ये डी की वाइफ है। इस प्रकार से हो गया कंप्लीट। और हमें पता है कि डी के ऊपर डी के मदर या फादर कौन बनेंगे, ए बनेंगे, तो डी के ऊपर यहां लिख लेते हैं ए को। आगे चलो, नेक्स्ट आपसे कहता है हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, यानी ए का रिलेशन सी के साथ हमें बताना है। अगेन वही बात दोस्तों, ए के ऊपर क्या कोई साइन प्रेजेंट है, ए के ऊपर कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ए है ना सी के या तो सास होगी या फिर ए सी के ससुर होंगे, तो आंकड़े क्या हो गए दोस्तों, आंकड़े अधूरे हो चुके हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनसफिशिएंट। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने है, कीजिए। चलिएगा दोस्तों, आप देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ए आता है आपका 1 पे, सी आता है आपका 3, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, डब्ल्यू आएगा 23 पे और वाई आएगा 25 पे। तो देखिए 1 से ये हुआ 3, ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से देख लीजिए दोस्तों, यहां पे ये है +2 और यहां ये है +2, ठीक है, +2, और यहां पे ये भी क्या है +2 है, लेकिन ये आपका +3 हो गया, ठीक है, ये यहां पे आपका +3 हो गया, तो इसके अंदर हो गई है गड़बड़। आप इसको इस तरीके से चेक ना करके दूसरे तरीके से करें। देखो ये आपका क्या है, 1 से लेके 5 यानी कि यहां पे हो गया +4, फिर 5 से लेके 10 तो ये हो गया +5। तो आई थिंक यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम देखें तो +6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए 10 + 6 करेंगे तो 16 आना चाहिए, 16 का मतलब पी। अब आगे यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पे +7 होना चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि 16 में 7 को ऐड करने पे 23 आता है, तो ये बिल्कुल सही बैठ गया, तो पी आपका एकदम करेक्ट है। अब देखो 3 से 7 यानी +4, 7 से 12 +5, ठीक है। अब 12 से हमें +6 करना चाहिए, तो 12 और 6 18, और 18 का मतलब आर आना चाहिए, और आर 18 से यदि आप +7 करोगे तो 25 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही। तो पी आर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। भाई दोस्तों हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, तो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ए आपका देखो, ए और सी को लिख रहा हूं पहले में, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 है और सी की प्लेस वैल्यू 3 है। ई की प्लेस वैल्यू आपकी कितने हैं, ई की प्लेस वैल्यू 5 और जी की 7 है, जे की प्लेस वैल्यू 10, एल की 12 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 और वाई की प्लेस वैल्यू है 25। अब सुनिए, यहां पे 1 से 5 तो ये आपका +4 है, ठीक है, 5 से 10 ये आपका +5 है, ओके। अब 5 से यहां पे देखो +4 +5 तो +6 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 10 और 6 यदि ऐड करते हैं तो 16 आएगा। अब 16 में आप यदि प्लस देखो +4 5 6 तो +7 होगा, तो 16 में 7 को ऐड करने पे 23 आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का मतलब होगा दोस्तों पी, 16 का मतलब क्या होगा, पी होगा। 3 से 7 तो +4 हुआ, 7 से 12 +5 हुआ, तो 12 से +6 करेंगे तो ये आएगा 18, ठीक है, और 18 में +7 करेंगे तो 25, बिल्कुल सही है, और 18 पे आता है आर, तो पी आर इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 40 सेकेंड्स।
चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक लाइन में ए बाएं से 20वां है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन में ए की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से आपको दी जा रही है और कितनी है 20, और बी राइट कॉर्नर से 30 है, और राइट कॉर्नर से बी की पोजीशन 30 है। यदि 10 छात्र इनके बीच में है तो 10 स्टूडेंट्स इनके बीच में बैठा दिए, ये लीजिए। और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, तो देखो मैंने ओवरलैप नहीं किया है। हालांकि यदि ओवरलैप करता तो फिर मैं क्या करता कि बी को उठा के ए के इधर की साइड शिफ्ट कर देते, तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन बन जाती। तो लाइन में कुल कितने छात्र बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल काउंटिंग करनी है। आइए जरा काउंटिंग करते हैं। लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के यहां तक ए तक बताइए कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं। राइट कॉर्नर से लेके यहां तक बी तक बताइए कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो इनको भी ले लो। हमने लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक के 20 बच्चों को लिया है, राइट कॉर्नर से लेके बी तक के 30 बच्चों को लिया है। दोस्तों ये 10 बच्चे भी तो लेने हैं, ये इनके बीच में बैठे हैं, तो +10 करके मैंने इन 10 बच्चों को भी ऐड कर दिया। तो बताइए जरा दोस्तों, अब हमारे पास जो टोटल आता है वो कितना आता है, 60। तो लाइन के अंदर टोटल के स्टूडेंट्स कितने हो गए, 60 हो गए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। वन सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पोर्शन है, तो वो पोर्शन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो आज के इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। आप जैसा देख सकते हैं, ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।